Hello friends, welcome to my channel. I am Prishansa. Today we will study the new edition of Commerce. We will start with a new series of Commerce, Chapter 1, Business Environment. तो इस चैप्टर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. जो लोग 11th स्टैंडर्ड भी आईएससी बोर्ड से ही किए हैं वो इन चैप्टर को थरो होंगे इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर बहुत रिलेटेड है 11th स्टैंडर्ड से. बहुत सारी चीज़ें जो डेफिनेशंस वगैरह है वो सारी चीज़ें मैच करती है. तो हम ये चैप्टर चालू करते हैं. Every business enterprise is a part of society. It exists and operates in association with various groups in every society such as customer, supplier, competitor, bank and financial etc. तो इस पैराग्राफ में बताया ही जा रहा है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो किसी ना किसी सोसाइटी की पार्ट होती है. कोई भी अपना बिजनेस कैसे भी खड़ा नहीं कर सकता है. उसको कोई एक नेबरहुड चाहिए जहाँ पे वो लोग उसका सामान खरीदे, तभी वो वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा. कोई रेगिस्तान में जाके अपना बिजनेस को नहीं खोलेगा. वो अपना बिजनेस वहीं पे खोलेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि उसका बिजनेस चल रहा है, जैसे सिटी में. तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को सोसाइटी चाहिए जहाँ पे उसको कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियन, मीडिया और ऐसी चीज़ें मिले जिससे उसके बिजनेस आगे बढ़े. ठीक है. और ये सारी जो ग्रुप्स होते हैं, सारे जो लोग हैं, ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं आगे बढ़ाने में. ये बिजनेस को एक तरीके से दूसरे तरीके में ग्रोथ में लेके जाते हैं. बहुत सारे अफेक्ट्स इसके आते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव वे में लेके चले तो ग्रोथ में आते हैं. अब चैप्टर हमारा चालू होता है. पहला हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन बताया जा रहा है. और एक बात कि मैंने अपने चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है अलग अलग चीज़ों से. अगर आपको ये चीज़ और वीडियोस में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना. पहला इसका डेफिनेशन, सबसे ईजी वाला डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये केथ डेविस ने लिखा है डेफिनेशन, उन्होंने बताया हुआ है. तो ये डेफिनेशन हमें ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेट है, सम है, मतलब टोटल बताता है वो सब कंडीशंस का. जो भी कंडीशंस आ रहे हैं या कस्टमर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, जो भी सिचुएशंस, जो भी कंडीशंस किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, किसी न किसी इफेक्ट में लेके जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. अगर उनका माइंड डाइवर्ट होगा तो या तो वो राइट डिसीजन लेंगे या तो रॉन्ग डिसीजन लेंगे. उनके डिसीजन के बेसिस पे उनके बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड होता है. तो वही इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है. और आपको डेफिनेशन सेम रखना है. डेफिनेशन में इज एम आर का भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये बहुत सारे डेफिनेशन है, आप कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हो, ये बेस्ट वाला है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हम इस चीज़ें पढ़ेंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. पहला टॉपिक है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसका मतलब है बाहर के फोर्सेस. जो भी फोर्सेस बाहर से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल. जैसे एग्जांपल है कस्टमर और कॉम्पिटिटर. अगर कस्टमर हमारे बिजनेस में ज़्यादा आएंगे तो हमारा ग्रोथ बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा. और अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा आएंगे तो हमारा ग्रोथ और सेल्स कम हो जाएगा. तो हमारे बाहर के जो फैक्टर्स हैं, बाहर के जो फोर्सेस हैं, हमारे बिजनेस को बहुत अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस. इसका शॉर्ट में डेफिनेशन दिया जाएगा तो रहेगा कि जनरल फोर्सेस को इनडायरेक्ट फोर्सेस कहते हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस को डायरेक्ट फोर्सेस कहते हैं. इनडायरेक्ट फोर्सेस में हमारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आते हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं करते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई रूल बनाया है तो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट असर नहीं करेगा, वो सब पे असर करेगा. वो कस्टमर पे भी अफेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटर पे भी अफेक्ट करेगा और हमारे बिजनेस पे भी करेगा. सिर्फ हमारा बिजनेस स्पेशली उस पर नहीं इन्वॉल्व होगा. लेकिन वही चीज़ अगर स्पेसिफिक फोर्सेस अगर रहें, अगर ट्रेड यूनियन ने या कस्टमर्स ने मिलकर रूल बना दिया, अगर एक दो दिन के लिए कस्टमर्स ने हड़ताल कर दिया कि हम तुम्हारे दुकान में नहीं जाएंगे, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे उसी बिजनेस एंटरप्राइज को. वो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स को या इकोनॉमी को असर नहीं करेंगे. तो ये अंतर हो जाता है जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस के बीच में. नेक्स्ट फीचर आता है इंटर रिलेटेड. इंटर रिलेटेड फीचर्स में ये शो किया जाता है कि बिजनेस के एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं जो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब वो लोग आपस में बहुत जुड़े हुए हैं.
अगर हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे तो हमें हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है इसमें, अगर हॉस्पिटल को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो हेल्दी खाने का बिजनेस डाउन करना चाहते हैं, और अगर हेल्दी फूड्स वाले को हॉस्पिटल का या हेल्थ केयर का बिजनेस डाउन करना है तो वो अपना करते हैं, अपना बिजनेस अप करते हैं। तो एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, ऐसे दोनों का ग्रोथ चलता रहता है। नेक्स्ट फीचर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में ये शो किया जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक मतलब एक जगह टिका हुआ नहीं है, ये बार बार चेंज होते रहता है। जैसे कि हमने इसमें पहले वाले में पढ़ा था इंटर रिलेटेड, इसमें बताया गया था कि जो बिजनेस है इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, उसी को कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो भी हमारे जनरल फोर्सेस थे उनको चेंज होने को कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। नेक्स्ट डायनामिक आता है। डायनामिक और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सेम लगता है। अगर जनरल फोर्सेस चेंज हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, लेकिन अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में तो वो डायनामिक हो जाता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में आपको दिखा जाता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्यूचर है या कोई भी बिजनेस का फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है ये हमें नहीं पता है। जैसे कि नोकिया जब आई थी तो बहुत ट्रेंड में थी, सबके पास नोकिया का मोबाइल, नोकिया और एप्पल बराबर एकदम कॉम्पिटिटर में चल रहे थे। हालांकि प्राइस सेम नहीं थी लेकिन ब्रांडिंग के मामले में बहुत अच्छा था। नोकिया प्राइस पे अच्छा कम्पीट कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं की या उसने जो भी उसके फॉल्ट्स निकले, लेकिन उसने फ्यूचर अपना प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। यही होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में ये शो किया जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रीजन टू रीजन चेंज हो जाता है। शिमला में अगर आप जाओगे तो आपको ठंडे कपड़े ढूंढनी है, जो भी गर्म कपड़े रहते हैं वो आपको ढूंढने हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडी रहती है। वहीं आप राजस्थान में चले जाओ तो आपको वहाँ पे गर्म कपड़े तो नहीं मिलेंगे या आप ढूंढोगे ही नहीं, आप वहाँ पे लाइट लूज कॉटन क्लोथ ऐसे ढूंढोगे। तो बिजनेस कहाँ हो गया, कपड़ों का बिजनेस ही है, एक ही है, लेकिन वो रीजन टू रीजन चेंज होता चला गया। वैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज़्यादा है लेकिन जापान में कम है। बस यही दिखाया जा रहा है कि कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में माइक्रो और मैक्रो दो डायमेंशंस देखे जाते हैं। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, लेकिन आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ कि माइक्रो में हम शॉर्ट फैक्टर्स को देखते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें इंडिविजुअल पे, और मैक्रो पे हम पूरे इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं। तो इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे हो तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट फीचर आता है। फिर आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट अपने दूसरे कोई भी इकोनॉमिक फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कोई अगर बिजनेस है तो वो कस्टमर पे डिपेंडेंट रहेगा, कस्टमर जो है वो बिजनेस पे डिपेंडेंट रहेगा, सप्लाई पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है इसके साथ ही बिजनेस एनवायरनमेंट आगे बढ़ सकता है। बिजनेस है और कॉम्पिटिटर नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो क्या फ़ायदा बिजनेस होने का, आप अपना बिजनेस खड़ा करके भी क्या ही कर लोगे। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपको शो किया जाता है कि ये डाइवर्स है, नेचर में बहुत चेंज होते रहती है, मल्टी फेसेटेड है। नेक्स्ट है नॉन कंट्रोलेबल। ये लॉन्ग बियॉन्ड द कंट्रोल से आप कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट हो रहा है तो रोक नहीं सकते हो, लॉस हो रहा है तो रोक नहीं सकते हो। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसलिए बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ओपन सिस्टम है जो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता रहता है एनवायरनमेंट के साथ। वो क्या लेता है, इनपुट लेता है, जो रॉ मटेरियल्स का इनपुट लेता है, जो भी हमारे लेबर है, कैपिटल, एनर्जी, सारी चीज़ों का ये इनपुट लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है और हमें आउटपुट देता है। इसी के साथ ये साइकिल चलता जाता है, आउटपुट से फीडबैक निकलता है और इनपुट एनवायरनमेंट पे बेस पे रहता है। तो ये हमारे सारे फीचर्स थे। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी क्यों है। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी है इन्वायरमेंटल चेंजेस को जानने के लिए। इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रही है उस हिसाब से बिजनेस अपने आप को अडेप्ट कर ले, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी होती है। अगर ये काम बिजनेस नहीं कर पाता है
तो वो फेल हो जाता है और वो लॉस को बेयर करना पड़ता है। इसी पे एक बहुत फेमस डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो एग्जाम में पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है, किसी न किसी वे में ये आपको आ ही जाएगा। पहला वो डेफिनेशन है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। Environmental scanning is a process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunity and threat affecting their business. इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस है वो इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, अपना इन्वायरमेंट को, और पता करता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज को यूज़ करूँगा जो इन्वायरमेंट, जो मेरे आसपास के इन्वायरमेंट है उससे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देगा और मेरे बिजनेस को थ्रेट से बचाएगा। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है ये, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछेंगे। अब हो गई एनवायरमेंटल स्कैनिंग की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एडवांटेज आते हैं। तो ये जो एडवांटेज हम पढ़ने वाले हैं इसमें से कई एडवांटेज जो है वो 11th स्टैंडर्ड में आपने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है टॉपिक जो है। अब हम इसी टॉपिक को डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो पहला एडवांटेज है बिजनेस एनवायरनमेंट का, अगर आप अर्ली मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाओ तो। अर्ली मूवर एडवांटेज से मतलब है कि आप सबसे पहले अगर आ जाओ बिजनेस में, जैसे कि अगर आपके कोई भी है, जो भी आपकी सोसाइटी है, अगर वहाँ पे जो शॉप्स है वहाँ पे कोई भी स्टेशनरी की दुकान नहीं है और आपने वहाँ पे अपनी सबसे पहले स्टेशनरी की दुकान लगा दी है, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज या अर्ली मूवर एडवांटेज का फ़ायदा मिलेगा। जो भी वहाँ पे कॉमन लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, आपकी दुकान से ही सामान खरीदेंगे, तो अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा आएंगी और आप अपने कॉम्पिटिटर्स को लूज़ कर सकते हो, हरा सकते हो। वैसा ही मारुति उद्योग ने भी किया था स्मॉल कार मार्केट को लाके मार्केट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसका मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस को कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो थ्रेट से या क्राइसिस या जो भी लॉस से गुजर रहा है, तो आप उसके लिए रिजर्व पहले से ही बना के रखो। एक अमाउंट ऑफ सम आप पहले से ही अपने पास रखो कि अगर कोई लॉस हुआ तो हम उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सके। जैसे ही मारुति उद्योग ने किया था, जैसे मारुति उद्योग ने स्मॉल कार बिजनेस को लाया था, वैसे ही उसने क्या किया था, उसके कार जो है वो थ्रेट में आ गए थे, मतलब कोई उसे कार खरीद नहीं रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया था, अपनी डिलीवरी फास्ट कर दी थी। इसने क्या किया, एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज किया, जो उसके थ्रेट थे, जो उसके कंपनी को लूज करवा रही थी, उस कुछ फॉल्ट को उसने ठीक किया। ये था अर्ली वार्निंग सिग्नल, और अगर आप इस पे काम करोगे तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में मतलब है कि कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से। अगर स्टेशनरी शॉप में कस्टमर को पेन की डिमांड है तो आप पेन रखोगे, अगर आप पेपर रखोगे तो वो शॉप नहीं चलेगी, चाहे वो आपकी पूरी मार्केट में एक ही शॉप क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं चलेगी, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है FMCG कंपनीज जो है वो स्मॉल सैशे कंपनी शैम्पू का लाना शुरू किए, क्योंकि कस्टमर्स को वो चाहिए थी। वो बॉटल्स में पहले बेचते थे लेकिन कस्टमर्स नहीं थे रेडी बॉटल्स में अब खरीदने के लिए, तब उन्होंने सैशे इंट्रोड्यूस किया शैम्पू का और उनकी सेल्स फिर से बढ़ गई। तो कस्टमर के अगर आप ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सही से चलेगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बिना प्लानिंग के, बिना पॉलिसी के कोई भी बिजनेस नहीं चलती है। कोई भी बिजनेस अगर आप रहोगे तो आपको दिखाया जाएगा टर्म एंड कंडीशंस, तो वो पॉलिसी है। कोई भी बिजनेस की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है, कोई भी बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी दूसरे बिजनेस के साथ शेयर नहीं करता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रहता है, जिससे आप एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हो, अपने थ्रेट को रिड्यूस करके ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज कोपिंग विद चेंज। नोकिया वाला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम। नोकिया ने क्या किया, नोकिया बहुत अच्छी कंपनी थी, उसने बहुत अच्छे मोबाइल्स बनाए थे, बहुत अच्छी वो चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए उसने अपने आप को वैसे अडेप्ट नहीं किया। अडेप्ट न करने के कारण लोगों ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया और वो कंपनी शिफ्ट कर दी है, लेकिन नोकिया वहीं का वहीं रह गया और अभी नोकिया ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो वही कोपिंग विद चेंज में शो किया जा रहा है कि रैपिड चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है, आपको उसको कोप करना है, आपको उस हिसाब से चेंज
हो जाना है, ये नहीं अड़े रहना है कि मैं चेंज नहीं होऊंगा। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब होता है आपको अपना इमेज अच्छा बना के रखना पड़ेगा। कितनी भी अच्छी अगर आपकी कंपनी है, लेकिन अगर उसकी इमेज अच्छी नहीं है वो नहीं चलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीसी बैंक, ये सारी जो है ये लोग अपने इमेज कितनी अच्छी बना के रखनी है इन्वायरमेंट में। अगर ये लोग रिलायंस का ये देख लो, अभी जियो जो था, जियो का बीच में रिचार्ज बढ़ गया था, उनका रिचार्ज बढ़ गया लेकिन तो भी लोग उनको प्रेफर कर रहे हैं, तो भी उसका रिचार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड है, उसका इमेज बहुत अच्छा है ये इन्वायरमेंट में, इसीलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है हमारे पास कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग में देखा जाता है कि जो बिजनेस अपने आप को सिनारियोज के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, वही कोपिंग विद चेंज की जैसा है। कैसे हमारा डायनामिक और रिलेटेड बहुत मिलता जुलता फीचर्स थे, वैसे ही हमारा कोपिंग विद चेंज और कंटिन्यूअस लर्निंग में बहुत मिलते जुलते एडवांटेज है। इसको हमें याद ऐसे रखना है कि कोपिंग विद चेंज में बिजनेस अलग अलग तरीके से चेंज होती है, और कंटिन्यूअस लर्निंग में बिजनेस एनालाइज करती है एनवायरनमेंट को, एजुकेट होती है उस बारे में और फिर चेंज करती है। पहले बिजनेस एनालाइज करेगी, जैसे सर्वे लेगी, उसके बाद उस पर एजुकेशन बनाएगी, वो शीट बनाएगी, सर्वे की लिस्ट बनाएगी, क्या कैसे हो रहा है, उस हिसाब से बिजनेस चेंज होगी। तो ये हो गई कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशंस। जैसा कि हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू हो जाता है। माइक्रो और माइक्रो दो थे, तो यहाँ पे 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, माइक्रो के कुछ फीचर्स और मैक्रो के कुछ फीचर्स। नेक्स्ट हम डायरेक्ट आते हैं माइक्रो के ऊपर और माइक्रो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में देखा क्या जाता है, जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को, इसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जो भी है वो इंडिविजुअल को लेके बात करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल पे देखा जाता है। सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखे जाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? अंदर की फोर्सेस, डायरेक्ट फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करे, ये फोर्सेस माइक्रो एनवायरनमेंट है। जैसे कि हमारे कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीज़ें कौन से हो गई? अंदर, ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, तो ये हो गया माइक्रो एनवायरनमेंट। अब इसके हम कुछ इंटरनल फैक्टर्स पढ़ेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ेंगे। इंटरनल फैक्टर्स में हमारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो हमें कंपनी के अंदर अफेक्ट करे। ये माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफेक्ट करने वाले, और हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। जो भी बिजनेस कंपनी रहेगी उसके अंदर जो लोग रहेंगे वो कैसे अफेक्ट करेंगे बिजनेस ये इन्वायरमेंट को, इसमें हम वो स्टडी करने वाले हैं। पहला इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है वो है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, फाउंडर्स, टॉप मैनेजमेंट, स्टाफ, पियून्स, बहुत सारे लोग होते हैं कोई भी कंपनी में। वो किसी भी लोग पे कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसी वैल्यूज़ रखते हैं, कैसे बिलीफ रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना आगे जाने वाला है। अगर कोई भी बॉस है वो अपने नीचे वाले पे, कोई अपने स्टाफ पे बिलीफ ही नहीं रख रहा है, तो कैसे वो करेगा आगे का काम? अगर उसके एटीट्यूड सही नहीं, वो हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, तब भी अब नीचे वाला इंसान जो है वो काम नहीं करके देगा। उसके पास ईगो है तो उसके पास भी ईगो है, दोनों अपनी अपनी ईगो दिखाने लगेंगे, और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। वैसे ही एग्जांपल यहाँ पे नारायण मूर्ति का भी दिखाया गया है, जिन्होंने क्या किया, इन्फोसिस सिस्टम को अच्छे से हैंडल किया और उसको अच्छे पोजीशन पे लेके गए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल फैक्टर मिशन और ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें अपने मिशंस को और ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है। ये नहीं कि आज अगर हमें चीनी बेचना है तो कल हम जाके आटा बेच रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। एक हमने बनाना है, अगर हमें चीनी बेचना है तो हम चीनी ही बेचेंगे। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपना मिशन बनाया रिलायंस को एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर पे लाने का, और वो उसी पे काम किए जा रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रीज, जो भी चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर पे इन्हांस कर रहे हैं।
मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स को बार बार चेंज करने से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की ग्रोथ स्टैटिक हो जाती है, रुकने लगती है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे डिग्री ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी हमारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में टॉप पे बैठे हुए हैं, वो हमारे से कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कंपनी में कैसे मॉरल्स लेके आ रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहे हैं, उससे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे चलने वाली है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने लोगों को या उनके अंडर में जो स्टाफ है उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमारी कंपनी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्लोजली कंपनीज को हैंडल किया गया और देखा गया कि विप्रो जैसी कंपनी अपने जो शेयर्स है वो वाइडली शेयर करती रहती है, ठीक है, टाटा स्टील्स वगैरह के साथ। तो ये जो डिसीजन वो किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। तो उन्होंने टाइमली डिसीजन लिया कि हमें क्या कब करना चाहिए, इसी कारण जो कंपनी है वो अभी बूम कर रही है। नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हैं और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनका रिलेशन कैसा है, जो भी स्टाफ है या जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका रिलेशन कैसा है कंपनी में, उससे भी डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी होने वाली है। अगर लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे तो आपस में ही लोग कंपनी के अंदर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस तो अलग आते हैं, इसलिए फिर कंपनी चल ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट आता है कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी। कोई भी कंपनी अगर आप चालू करते हो तो अपना नाम होना चाहिए। लोग वैसे देते हैं अपना नाम जनरेट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है? एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है कि ब्रांडिंग हो, लोगों को पता चले कि हम भी इस मार्केट में ज़िंदा है। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स और इससे कंपनी इमेज और बूम हो जाती है, जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज। जैसे कि ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक में पहला चैप्टर था ह्यूमन रिसोर्स का, तो वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी लेबर इंटेंसिव है तो ह्यूमन रिसोर्स तो मस्ट आ जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव है तो भी आपको कुछ ना कुछ ह्यूमंस चाहिए ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी दुनिया पूरी एआई पे डिपेंड नहीं हो गई है, अभी हमें ह्यूमंस की ज़रूरत है। तो ह्यूमन रिसोर्स में हमारे बहुत अच्छे इंटरनल फैक्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। पहला हमने देखा था कि हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर में जो भी लोग हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्टेक होल्डर्स को देखा जाता है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, यूनियंस, ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स में आती है जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को, लेकिन बाहर के फोर्सेस होते हैं इसमें एडेड। पहला एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदते हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के। कोई भी बिजनेस खुश कब होगा? जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। और कस्टमर कब खुश होगा? जब कोई बिजनेस उसको उसके हिसाब से चीज़ें देगा, ऐसी चीज़ें सेल करेगा जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। और इसका ध्यान रखने का काम बिजनेस एनवायरनमेंट का रहता है या बिजनेस का रहता है। अगर वो उसने इसका ध्यान रखा है तो उनका जो बिजनेस है वो पर्टिकुलरली बूम होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं, डायरेक्टली हमें कंपटीशन देते हैं। जैसे कि अगर हमारी फ़ोन का बिजनेस है, अगर हमारा फ़ोन का बिजनेस है तो सैमसंग और रेडमी ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो गए। अगर मैंने सैमसंग का कंपनी खोला हुआ है तो रेडमी मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटर्स का काम होता है। अब कॉम्पिटिटर्स में भी दो टाइप यहाँ पे शो किया गया है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बहुत ही रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए उसको याद रखने का तरीका ये है कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आप सेम प्रोडक्ट के बेसिस पे लेके जाओगे। जैसे कि सैमसंग और आईफोन, जो भी एप्पल है, तो ये क्या है? सेम प्रोडक्ट है, कैटेगरी एक ही है, ये भी फ़ोन बेचता है, ये भी फ़ोन बेचता है, लेकिन क्वालिटी या प्राइसेस या जो भी अलग फैक्टर्स होते हैं ये उनको डिफ़र करते हैं और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बना देते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंपनी एक ही टाइप का बिजनेस करे, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे कि
अगर इंटरटेनमेंट की कैटेगरी है तो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में 2 अलग अलग बिजनेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिनेमा हाउस और कैसीनो, ये दोनों कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे आप जाके बैठ के मूवी देखते हो, यहाँ पे आप खेलते हो, अलग चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो कैटेगरी एक अलग सेम है लेकिन चीज़ें अलग अलग हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। प्रोडक्ट और कैटेगरी के बेसिस पे आप कॉम्पिटिटर्स को डिफाइन करते हो। नेक्स्ट आता है सप्लायर्स। जो लोग रॉ मटेरियल कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं उसको हम सप्लायर बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स या मिडलमैन। बीच का बंदा सब लोग गेम खेले हुए हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक बच्चे को बीच में खड़ा करते हैं और उसको मारते हैं। तो वही काम इसको भी होता है। जो भी मिडिलमैन होता है उसको हर तरफ से मार खानी पड़ती है, क्योंकि जो भी एजेंट है वो भी उसको बोलेगा और कस्टमर भी उसको बोलेगा। तो अलग अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज रहती है, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज रहती हैं। ये सारी एजेंसीज क्या काम करती हैं? मिडलमैन का काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जो एजेंसीज रहती है सब मिडलमैन का काम करती है। ये लोग करते क्या है? ये लोग किसी न किसी कंपनी से अपना कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं और फिर कस्टमर्स को सेल करते हैं। जैसे घर वगैरह में ब्रोकर होते हैं, तो ब्रोकर मिडिलमैन हो गए। कस्टमर्स क्या करेंगे? ब्रोकर के पास जाएंगे और ब्रोकर उनको घर के पास लेके जाएगा। तो ब्रोकर इसमें मिडिलमैन हो गया, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट घर के पास भी जा सकता है लेकिन वो नहीं जा रहा है, वो एक बंदे को वो कांटेक्ट कर रहा है जाने के लिए, तो वो मिडिलमैन का काम होगा। अगर घर को कोई प्रॉब्लम होगा या घर के ओनर को कोई प्रॉब्लम होगा तभी वो ब्रोकर के पास जाएगा, और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगा तभी वो ब्रोकर के पास ही जाएगा। इसलिए मिडिलमैन का काम ही ऐसा रहता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियर्स। फाइनेंशियर्स वो लोग होते हैं जो फाइनेंस हमें प्रोवाइड करें, जैसे कि बैंक्स। सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें बैंक आता है। जो भी हमें पैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं वो सारे हमारे फाइनेंसर्स हैं, चाहे वो लोग रहे, चाहे वो बैंक रहे, चाहे वो कुछ भी रहे। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक। पब्लिक वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में एक्चुअल पोटेंशियल या इंटरेस्ट शो करते हैं। कस्टमर और पब्लिक 2 अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन बहुत रिलेटेड है। कस्टमर वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में आके आपका सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पब्लिक वो लोग हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया है अपने बिजनेस का, बहुत सारे लोग देख के आगे बढ़ जाएंगे और बहुत सारे लोग फ़ोटो खींचेंगे, आपको कॉल करेंगे। तो जो लोग देख के आगे बढ़ जाएंगे वो पब्लिक हो गए, और जो लोग आपको कॉल किए हैं, आपके पास सामान खरीदे हैं, वो लोग आपके कस्टमर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है। हम माइक्रो एनवायरनमेंट इस पार्ट में कवर किए हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।